ऑलराइट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले टॉपिक वेक्टर्स के बारे में, और ये जो वीडियो होगी ये सारे वेक्टर्स की बेसिक्स की बातें सारी करेंगे हम इसमें। कोई एडवांस लेवल बात नहीं होगी, सारी बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0 टिल 50% ऑफ द वेक्टर्स इस वीडियो में कवर अप हो जाएगा इंशाल्लाह। राइट, सबसे पहली बात, वेक्टर्स कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है डिफाइन करने के लिए और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। उन क्वांटिटीज को हम कहेंगे कि भाई वो क्वांटिटीज आपके पास वेक्टर्स हैं। एग्जांपल, मान लीजिए कि यहां पर मिस्टर ए खड़े हुए हैं, ठीक है, ये मिस्टर ए खड़े हुए हैं, हाफ रहे हैं ये मिस्टर ए, और इनको मिस्टर बी ने कहा कि मिस्टर ए 2 कदम मूव करो। अब मिस्टर ए कंफ्यूज हो गए कि वो 2 कदम कहां मूव करेंगे, वो 2 कदम राइट जाएंगे, वो 2 कदम लेफ्ट जाएंगे, वो नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, ये तो बताया नहीं। उसने कहा 2 कदम मूव करो, तो ये एक इनकम्प्लीट बात हुई। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनके साथ साथ आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अब यहां पर मैग्नीट्यूड क्या हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ आपके 2 कदम, और चूंकि आपने डायरेक्शन नहीं बताई इसलिए बेचारे मिस्टर ए कंफ्यूज हो गए। तो वो क्वांटिटीज जिनको आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें बतानी हो, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ऑलराइट, अब वेक्टर क्वांटिटीज को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम वेक्टर को डिफाइन करते हैं विद एन एरो। लेट सपोज मैंने कहा कि ये एक वेक्टर है ए टू बी, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 यूनिट्स। मतलब क्या हुआ, इसकी लेंथ आप समझ लें कि ये है मेरे पास 5 यूनिट्स, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा एक वेक्टर है मेरे पास फ्रॉम सी टू डी, ये मेरे पास आ गया लेट सपोज 3 यूनिट्स। तो ये जो मैं कह रहा हूं फ्रॉम सी टू डी, तो आपको यहां पर एक एरो नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब एरो मैं सी टू डी में ऐसे लगाऊं या मैं सी से लेकर डी बनाऊं और मैं एरो ऐसे बना दूं, ये एक ही बात है। एरो यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे मिस्टर ए कंफ्यूज हो गए तो विदाउट डायरेक्शन आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वेक्टर्स आर इनकम्प्लीट विदाउट डायरेक्शन। तो हम जब भी वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे हम हमेशा इस एरो को यूज करेंगे। और अगर ये सी टू डी है तो आपको नजर आ रहा है कि एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अगर ये डी टू सी होता तो मैं एरो नीचे की तरफ लगाता। तो अब मैं इसको सी टू डी नहीं पढ़ूंगा, अब मैं इसको पढ़ूंगा डी टू सी, कि ये डी से स्टार्ट हो रहा है और सी पे जा रहा है, और इस वाले को मैं कहूंगा सी टू डी, के ये सी से स्टार्ट हो रहा है और डी पे जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे हम वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। अब लेट सपोज कि मैं आपसे कहूं कि यार एक वेक्टर है मेरे पास P टू Q, और P से Q जो यूनिट है मेरे पास मैग्नीट्यूड है वो है 3 यूनिट। एक और वेक्टर बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं एक और वेक्टर, ठीक है ना। ये Q, ये P और ये भी बनाया 3, लेकिन इसको हमने ये किया कि इसकी डायरेक्शन हमने कर दी अपोजिट। तो ऐसे वेक्टर जिनमें हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, वो तमाम वेक्टर जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हो, उनको हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर्स। वो तमाम वेक्टर जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हो, उनको हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो ये टर्म याद रखिएगा, नेगेटिव वेक्टर काफी काम आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई? चलें इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। आप इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि वो तमाम वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हो, उनको हम कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। अब वेक्टर्स को हम कैसे रीड करते हैं और कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि मैं एक वेक्टर बनाता हूं और मैंने कहा यार ये यहां से स्टार्ट हुआ और लेट से कि ये यहां तक खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं कहूं कि यार इस वेक्टर को आप डिफाइन करें, तो कोई मसला नहीं, अभी कर देते हैं। अब आप ये देखें, सिंपल सी बात है, आप कहें कि यार यहां पर मिस्टर ए खड़े और मिस्टर ए चल 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 के यहां पर पहुंच गया मिस्टर बी के पास। तो मिस्टर ए ने कितने स्टेप्स लिए होंगे आप ये देख लें। मैं काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5। मिस्टर ए ने 5 स्टेप लिए, कहां लिए भाई? टुवर्ड्स राइट। अब मैं इसका वेक्टर लिखूंगा। वेक्टर को आप जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इन एक्स एंड वाई। ये जो मैंने लिखा है इसको हम बोलते हैं कॉलम वेक्टर। कॉलम वेक्टर क्यों बोलते हैं? तो भाई इसमें एक ही कॉलम है। अभी कॉलम और रोज क्या होती है, ये आपका सेम वही कॉन्सेप्ट है जो मैट्रिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे पास कॉलम वेक्टर में एक कॉलम होगा जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक्स और वाई की प्लेसमेंट को, ठीक है।
तो मैंने कहा कि मिस्टर ए अगर मिस्टर बी के पास गए तो उन्होंने एक्स पे मूव किया 5 स्टेप्स और वाई पर कोई मूवमेंट नहीं है क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो वाई पर कोई मूवमेंट नहीं है, तो मैंने लगा दिया 0। ये वेक्टर मेरे पास आ गया वेक्टर ए बी, ए से स्टार्ट हुआ और बी पे जा रहा है, तो इसलिए हमारा एरो ऐसे आया ए टू बी। ठीक है, और वेक्टर बना के देखते हैं अब हम लोग। मान लीजिए मैंने कहा ये एक पॉइंट पी है और ये एक पॉइंट क्यू है और यहां से जा रहा है मिस्टर पी जा रहे हैं मिस्टर क्यू के पास। ठीक है, तो मैंने कहा भाई इनका वेक्टर देखो। अब इनके वेक्टर के लिए आप देखो इनकी प्लेसमेंट एक्स और वाई पे कितनी है। अगर हम पी से क्यू जा रहे हैं तो एक्स पे कितनी मूवमेंट है, 1 2 3 4 5, तो एक्स में मूवमेंट आई 5 की, लेकिन वाई पर मूवमेंट हो गई है कितनी, 1 यूनिट की, तो वाई पर आएगा 1 यूनिट और ये बनेगा आपका वेक्टर पी क्यू। अब यहां पे डायरेक्शन का बड़ा ख्याल रखिएगा बेटा। कैसे डायरेक्शन का ख्याल रखेंगे भाई, आपको पता होता है कि आपके पास ग्राफ में जो ग्रिड होती है एक्स और वाई एक्सिस की हम बात करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई का ख्याल रखिएगा कि आपके पास राइट साइड पे ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव एक्स होगा, ऐसे जाएगा तो पॉजिटिव वाई होगा। ठीक है, अगर नेगेटिव पे जा रहा है तो ये नेगेटिव एक्स हो जाएगा और नेगेटिव वाई हो जाएगा अगर डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये आपके सिंपल ग्राफ की ग्रिड को फॉलो कर रहा होता है। चलें और एग्जांपल देखते हैं। अब मैंने कहा भाई यहां पर मिस्टर सी खड़े हैं और यहां पर मिस्टर डी खड़े हैं। पहले हम बनाते हैं इनका वेक्टर। तो मैंने कहा भाई सी टू डी, तो एरो इधर आएगा क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने कहा सी टू डी। अगर डी टू सी बोलूंगा तो एरो ऊपर जाएगा, वापस सी की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, अब आप सी टू डी की तरफ पोजीशन देखते हैं। मिस्टर ए सी पर खड़े हैं, सी डी पे जाना है, तो अगर काउंट करते हैं स्टेप्स 1 2 3 4 5 स्टेप तो वो जा रहे हैं लेकिन नेगेटिव पे जा रहे हैं ना, क्योंकि लेफ्ट पे जा रहे हैं। जब लेफ्ट पे जाएगा तो ये हो जाएगा -5 और डाउन कितने आ रहे हैं, 1 2, तो ये आएगा -2। ये आ गया मेरा सी डी का वेक्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा जब आपकी डायरेक्शन लेफ्ट पे जा रही होगी तो वो आपका नेगेटिव हो जाएगा और जब डाउन जा रही होगी तो वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह आप देखें यहां पर 2 वेक्टर हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये पॉइंट x है और ये पॉइंट y है। अब x और y का वेक्टर क्या होगा, आप लोग जरा सोचें, दिमाग में लगाएं कि भाई क्या होगा x y का वेक्टर। तो आपने सिर्फ ये देखना है प्लेसमेंट। x पे अगर हम जा रहे हैं तो कितना हुआ, 1 2 3 4, और चूंकि लेफ्ट पे जा रहा होगा तो ये मेरे पास -4 आ जाएगा। और y पे कितने जा रहा है, 1 2 3 4 5, तो y पर आ जाएगा +5 क्योंकि हम ऊपर मूव कर रहे हैं। तो ये आ गया मेरे पास इसका वेक्टर xy। तो आप कोई भी वेक्टर एज अ कॉलम वेक्टर लिख सकते हैं ग्रिड पर, उसकी आपको खाली प्लेसमेंट पता हो, और प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, सिर्फ उसका x और y पता हो तो आप उसको एज अ कॉलम वेक्टर लिख सकते हैं। ऑलराइट, आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब आपके पास यहां पर कुछ ग्रिड्स बनी हुई हैं और आपको ये बताना है कि इनके वेक्टर्स क्या हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी, ए बी का वेक्टर क्या हम ये देखते हैं। अब हम मिस्टर ए यहां खड़े हैं और यहां पर पहुंचना है, ये उनका डेस्टिनेशन है। मूवमेंट देखते हैं भाई, 1 2 3 4, एक्स पर चले हुए -4 और वाई पर कितना चल रहे हैं, 1 2 3, वाई पर चले 3, लेकिन वाई पर वो ऊपर जा रहे हैं, तो जब वो ऊपर जाएंगे तो ये आएगा +3 और एक्स पर वो चूंकि लेफ्ट जा रहे थे इसलिए ये हुआ -4, तो ये आ गया मेरा वेक्टर ए बी। इसी तरह अब हम देखते हैं सी डी। सी डी पर वही अप्लाई करेंगे बेटा, सी टू डी जाना है। मिस्टर सी अगर डी पे जाएंगे तो एक्स पे कहां चले, एक्स पे चले वो राइट, एक स्टेप चले एक्स पर, और वाई पे कितना जाएंगे, 1 और 2, लेकिन चूंकि वाई पर वो नीचे आ रहे होंगे इसीलिए ये हो जाएगा -2। ये आ गया वेक्टर सी डी। अब टी यू, ये एक वेक्टर आपके पास टी यू दिया हुआ है। टी यू का वेक्टर क्या होता है ये देखते हैं। अगर आप T से U पर मिस्टर ए यहां खड़े हैं और U की तरफ जा रहे हैं तो उनका X पर कोई चेंज नहीं है क्योंकि सिर्फ ये वर्टिकल लाइन को फॉलो कर रहे हैं। जब X पर कोई चेंज नहीं है तो मैंने कहा भाई ये 0 हो जाएगा। और Y पर कितनी मूवमेंट है, 1 2 3 4, तो Y पर मूवमेंट है मेरे पास 4। ये आ गया मेरे पास TU, सही। इसी तरह ये एक वेक्टर Q है, इसको भी देखते हैं भाई Q। अब Q की तरह डायरेक्शन को भी फोकस कीजिएगा। Q की डायरेक्शन लेफ्ट पर है, इसका मतलब कि x तो नेगेटिव में आएगा। कितने यूनिट है, 1 और 2 यूनिट तो आ गया x पर, और y की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है
इसका मतलब y भी नेगेटिव आएगा, दैट विल बी -1। तो ऐसे आप कोई भी वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हो ग्राफ की हेल्प से, और आप उनको एज अ कॉलम वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, अब वेक्टर लिखने के बाद आपको पता होना चाहिए हाउ यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर निकालने का एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, इट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कहां से आता है भाई? सिंपल आपका पाइथागोरस होता है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर आपको निकालना, तो क्या होगा? बहुत सिंपल है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, ए बी। जो हमने निकाला था ए बी, इसी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब ए बी का वेक्टर क्या था हमारे पास? ए बी का वेक्टर था -4 और 3। मैंने कहा भाई बताओ ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो ए बी का मैग्नीट्यूड आप लिखोगे कैसे? साथ में आएगा मॉडुलस साइन। इसका मतलब है हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला सेज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह क्या आएगा आपके पास? इट्स -4, और वाई की जगह आएगा आपके पास 3, जो हमने निकाला हुआ था। -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 25, और 25 का आपका रूट आ जाएगा 5। So the magnitude for AB is 5 units। ये आपका आंसर आ गया, सही है। इसी तरह अगर आपको लेट सपोज मैग्नीट्यूड निकालना है CD का, मैग्नीट्यूड ऑफ CD आप ऐसे प्रेजेंट करोगे, फॉर्मूला आपने सेम अप्लाई करना है, इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह 1 आएगा और y की जगह आएगा -2। सो 1 का स्क्वायर 1 एंड -2 का स्क्वायर 4 रूट में, और ये आ जाएगा अंडर रूट 5। अब यहां पर कुछ बच्चों का सवाल होता है कि इसको हम कैलकुलेटर में इस फॉर्म में छोड़ दें या डेसिमल फॉर्म में लिखें। तो इसका सिंपल सा आंसर है, वैसे तो आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, और अगर पेपर 1 में हो तो आप इस फॉर्म में छोड़ दें। अगर आप रूट भी लेंगे पेपर 2 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक के क्वेश्चन में कोई कंडीशन मेंशन ना हो, और ना कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रूट 5 लिखें, डेसिमल की वैल्यू प्लेस कर दें, नो वरीज। ठीक है जी, ये बात क्लियर हुई। आई होप कि आपको मैग्नीट्यूड निकालना आ गया होगा, और हाउ टू राइट कॉलम वेक्टर ये आपको समझ में आ गया होगा अब तक, ये बेसिक्स हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको यहां पर एक वेक्टर दिया a, और उसके आपको कॉलम वेक्टर क्या दिया? n और -3, ये आपको दे दिया। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज। एक तो क्वेश्चन में आप देखें वैल्यूज लिखा है, दैट मीन्स देयर माइट बी मोर देन वन आंसर ऑफ n सच दैट, अब ये आपको दिया हुआ क्या है? दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ऑलराइट, तो पूरी मैथ्स में एक रूल याद रखा करें, जो चीज आपको गिवन हुआ करे ना, उसी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए का फॉर्मूला अप्लाई करूं, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया, ये बराबर होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम वैल्यू प्लेस करते हैं। ए के पास एक्स की वैल्यू क्या है? n, और वाई क्या है? -3 का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू आपको दी है, दैट इज 7। ये मैंने प्लेस कर दिया। सो दैट इज n स्क्वायर, -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 विद द रूट इज इक्वल टू 7। अब आपको रूट खत्म करना है। रूट खत्म करने के लिए वी नीड टू अप्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ताकि हमारा रूट खत्म हो जाए। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल्स टू, रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा कि आपके पास n स्क्वायर प्लस 9। ये 9 यहां पर प्लस हो रहा है, यहां पर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इट विल बी 49 माइनस 9 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। सो n स्क्वायर 49 माइनस 9 इज 40, राइट? And n is equals to apply root on both sides, so n is equals to plus minus under root of 40। आपका आंसर हुआ। अब वही क्या कह रहे हैं? लीव योर आंसर इन स्क्वायर रूट फॉर्म इफ नेसेसरी। तो आप अपने आंसर को इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, चाहे तो आप इसकी डेसिमल वैल्यू निकाल लें, नो वरीज। ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपके पास मैग्नीट्यूड के क्वेश्चन इससे ज्यादा कुछ नहीं आएंगे कि आपको एक अननोन दे दिया जाए, जैसे कि यहां पर आपके पास एक अननोन आ गया था ना n, और आपको मैग्नीट्यूड दे दिया जाए तो आप उसको यूज करके उस अननोन की वैल्यू निकालो। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको ये मालूम हो कि जब आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो उसी का फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद हमारे पास आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स को मैं डिफाइन करता हूं कि भाई हमारे पास 3 तरीके हैं कि हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। वो वेक्टर्स के तरीके कौन कौन से हैं? या तो हम वेक्टर्स को एज अ कॉलम वेक्टर ऐड कर सकते हैं, या हम वेक्टर्स को अल्फाबेटिकली ऐड कर सकते हैं, या हम वेक्टर्स को ग्रिड पर ऐड कर सकते हैं।
अब तीनों को जरा डिस्कस करते हैं। कॉलम वेक्टर से क्या मतलब हुआ? कॉलम वेक्टर से मतलब ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास एक वेक्टर है 5 - 2 प्लस 3 and 6 और मैंने कहा इसको ऐड करो, तो सिमिलर टू मैट्रिसेस हम इसको सिंपल ऐड क्या करेंगे, 5 + 3 8 हो जाएगा, -2 + 6 हो जाएगा हमारे पास सिंपल 4। ये हमारे पास कॉलम वेक्टर की एडिशन है, सही है ना। अब इसमें आपके क्वेश्चन जितने भी हाई मॉडिफाई कर लें आप, लेकिन आपका मेन कॉन्सेप्ट ऐसा ही रहेगा कि आपके पास जो ऊपर वाले नंबर्स हैं 5 और 3 ये आपस में ऐड हो जाएंगे और जो नीचे वाले y के नंबर्स हैं वो आपके पास आपस में ऐड हो जाएंगे। ये आपका चलता रहेगा व्हेन वी आर एडिंग कॉलम वेक्टर्स। अल्फाबेटिकली में क्या होगा भाई, देखें अगर मैं कहूं AB प्लस BY, इनको ऐड करिए बताएं क्या आएगा। तो एडिशन में आप याद रखिएगा कि अगर आपके पास ये दोनों अल्फाबेट सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो इनको आप छोड़ दें और इनके अलावा जो रह जाएगा वो आपका आंसर होगा। दैट मीन्स द आंसर इज AY। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं PQ प्लस QR, ये क्या होगा, तो हम सिंपल कहेंगे इसका आंसर आएगा हमारे पास PR। सही है, क्योंकि आपके पास दोनों तरफ Q सेम था, जो सेम था उसको आपने हटा दिया, जो रह गया वो आपका आंसर हो गया। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफायर ट्विस्ट कर दूं तो मैं और क्या कह सकता हूं, अगर मैं आपसे कहूं AB प्लस BX प्लस XY, इसका आंसर क्या होगा। तो पहले अगर मैं AB और BX को ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास AX, ठीक है, प्लस XY, और AX और XY ऐड होने के बाद क्या आ जाएंगे AY, तो इस पूरे का आंसर आएगा आपके पास AY। तो आपने क्या याद रखना है, बहुत सिंपल सी बात याद रखनी कि जब आप वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो पहले का आखिरी और दूसरे का पहला ये अगर सेम है तो आप वेक्टर्स ऐड कर सकते हो, जो सेम होगा उसको आप हटा देंगे और जो रह जाएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, ये हुआ अल्फाबेटिकली। अब ऑन ग्रिड, ग्रिड वाले सवाल काफी ज्यादा अब आने लगे, पहले इतने नहीं आते थे। क्या मतलब हुआ ग्रिड का, भाई ग्राफ पे सवाल आएगा। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक वेक्टर है मेरे पास, ये है A, और एक वेक्टर है मेरे पास, इसको हमने ले लिया B। अब मैंने आपसे कहा कि यार मुझे A प्लस B कैसा नजर आएगा, A प्लस B कैसा होगा। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं बहुत ही सिंपल से, वो आप देख लें। सबसे पहले आप पहला वेक्टर ड्रॉ करें। अब आप A बनाए या B बनाए ये आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अल्फाबेटिकली चलते हैं तो हम पहले A को प्लॉट कर देते हैं। मैंने ये A को प्लॉट कर दिया, जैसे कि मुझे क्वेश्चन में दिया जाएगा वैसे ही प्लॉट कर दूंगा। और जहां पर A एंड होगा, बस ये इंपॉर्टेंट बात है कि जहां पर A एंड होगा वहां से आपने B को जिस तरह आपको दिया बिल्कुल वैसे ही आपने प्लॉट कर दिया B। ठीक है, क्या किया भाई, पहले हमने वेक्टर A प्लॉट किया और जहां पर A एंड हुआ वहां से हमने वेक्टर B को प्लॉट कर दिया। अब जो ये रह गया ट्रायंगल कंप्लीट होने में, जो ये वाला एरो रह गया, इसको आप बनाएंगे तो ये आएगा आपके पास सिंपल A प्लस B। ये होती है वेक्टर एडिशन और इसका नाम होता है हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि इसमें आपके पास वेक्टर हमेशा जब ऐड होगा तो एक ट्रायंगल बनता नजर आ रहेगा जैसा आपको नजर आया। ठीक है, एक एग्जांपल इसकी और ले लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यार एक वेक्टर मेरे पास ये है P और दूसरा वेक्टर है मेरे पास Q। तो अब मैं आपसे पूछूं कि यार P प्लस Q कैसा नजर आएगा, तो बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमने पहला वेक्टर बनाते हैं, वो वेक्टर हमारे पास P है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। हमने P को एज इट इज बना दिया, जिस तरह हमने एरो जहां दिया था हमने भी बना दिया। जहां पर P एंड होगा वहां से हम Q को स्टार्ट करेंगे, ये हमने Q बना दिया। ठीक है, और जो रह गया वो ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए वो आएगा हमारे पास P प्लस Q। ये बना आपका रिजल्टेंट। ठीक है, चलें अगर मैं आपसे यही पूछूं, चलें यार ये तो P प्लस Q था, बताएं भाई P माइनस Q कैसा बनेगा। ओहो माइनस आ गया, अब क्या होगा भाई, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। नहीं हमने पढ़ा हुआ है, हमें ये पता है माइनस से क्या फर्क पड़ेगा, माइनस से खाली उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। कैसे होगी अब ये देखते हैं। स्टार्ट हुई है, पहले आपने बनाया P का वेक्टर, ये आ गया आपका P। अब देखें आपके पास जो Q है, जब ये राइट पर जा रहा है तो पॉजिटिव Q है, तो नेगेटिव Q क्या होगा, जब ये लेफ्ट पे जा रहा होगा तो ये माइनस Q हो जाएगा, डायरेक्शन अपनी अपोजिट कर लेगा। तो माइनस Q मैंने यहीं पे लगा दिया जहां पर ये एंड हो रहा था, दैट इज नेगेटिव Q। और अब जो आपका रिजल्टेंट होगा ये वाला पार्ट, ये होगा आपका P माइनस Q। तो माइनस से क्या होगा भाई,
सिंपल, अगर मेरे पास एक वेक्टर ए ऐसे है तो माइनस ए कैसा होगा, माइनस ए हमारे पास ऐसा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। ऑलराइट, तो ऐसे आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। अब जरा इसकी कुछ प्रैक्टिस देखते हैं हम लोग। मुझे यहां पर क्या फाइंड करना है, पहले मैं वहां पर एक्स लगा रहा हूं, ये जो डबल एरो है ना, ये एक्स, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये एक्स फाइंड करना है। अब आपने बड़ी सिंपल सी एग्जांपल एक समझनी है और वो हर पार्ट में आपने अप्लाई करनी है, तो इंशाल्लाह आपसे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कैसे होंगे अभी देखते हैं। पहले तो आप इस डायरेक्शन को देखें, ये जा रहा है ऊपर, इसका मतलब है हमारी ये डायरेक्शन, हम यहां से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हम कहते हैं यार हम मूव नहीं कर रहे, हम एक बंदे को ले आते हैं और उसका नाम हम कर देते हैं, भाई ये हमारे पास है, ये मिस्टर टी है, मिस्टर टी। मिस्टर टी को ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, घूमते फिरते रहते हैं, ये सही है ना, सारी एडवेंचर जगहों पे जाते हैं और लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, ये मिस्टर टी है। अब मिस्टर टी ने क्या किया, मिस्टर टी ने एक दिन प्लान बनाया कि यार मैं यहां खड़ा हूं, ये हमारे मिस्टर टी है, और इन्होंने प्लान बनाया कि इनको यहां से यहां पहुंचना है, ये इनकी डेस्टिनेशन है, यहां पर मिस्टर टी आना चाहते हैं। इन्होंने पूरा प्लान बनाया, सब कुछ किया, लेकिन एंड पे क्या हुआ, एंड पे हो गई लैंड स्लाइडिंग। अब ये जो है ना रोड टूट गया, ये बेचारा रोड टूट गया और मिस्टर टी वहां मूव नहीं कर सकते, जाना तो था इनको। अब उन्होंने कहा नहीं यार कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगा। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये जाएंगे यहां से पहले इधर जाएंगे, ठीक है, और फिर ये आगे मूव कर जाएंगे इधर, ऐसा ही होगा ना। तो जब मिस्टर टी अपोजिट टू पी जा रहे होंगे तो इन्होंने जो कवर किया होगा दैट विल बी माइनस पी और दैट विल बी क्यू, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिस्टर टी का आंसर आएगा पहले पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का पार्ट है, वो आएगा माइनस पी प्लस क्यू। तो मिस्टर टी क्या हुआ, पहले मिस्टर टी यहां से रवाना हुए और यहां पहुंचे, फिर यहां से आगे पहुंच गए, तो अल्टीमेट जो टारगेट था उनका यहां पहुंचने का वो फुलफिल हो गया। डायरेक्ट तो पहुंच नहीं पाए वो, क्योंकि वो तो लैंड स्लाइडिंग हो गई थी, तो वो डायरेक्ट वहां से वहां पहुंच चुके हैं, ये मिस्टर टी का आंसर हो गया। ठीक है, ये पहली बात हो गई। चलें जी, अब दूसरे को देखते हैं जरा। दूसरे पे भी हम यही काम करेंगे। एरो क्या बता रहा है, एरो बता रहा है मूवमेंट ऊपर है, मतलब मिस्टर टी ऐसे मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो मिस्टर टी कहां खड़े होंगे, मिस्टर टी यहां खड़े होंगे, ये मिस्टर टी खड़े हैं। जाना कहां था इनको, कहां पहुंचना है इनको, यहां पर पहुंचना है, ये इनकी डेस्टिनेशन है, कुछ भी करके यहां पहुंचना है। बट क्या हुआ, मौसम खराब हुआ, लैंड स्लाइडिंग हो गई, अब ये यहां डायरेक्ट मूव नहीं कर सकते, अब इनको अल्टरनेट पाथ लेना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे, अब ये यहां से मूव करेंगे, कहां पर, ये यहां पर आएंगे। पहले उन्होंने कवर किया क्या, पी कवर किया, डायरेक्शन सेम है, और फिर ये यहां से आगे बढ़ जाएंगे और फिर आ गया प्लस क्यू, तो ये पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। सही। अब देखिए जब ये और उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में पी था, तो हमारे पास सिंपल पी आ रहा है, कोई साइन चेंज नहीं किया, क्योंकि पी भी उसी डायरेक्शन में दिया हुआ है, पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में मिस्टर पी मूव कर रहे हैं। जहां पे डायरेक्शन अपोजिट होगी वहां साइन आपका चेंज हो जाएगा। पार्ट सी पर आते हैं। पार्ट सी में मिस्टर टी कहां पर है, ये मिस्टर टी नहीं, मिस्टर टी अब कहां है, अब ये चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, अब ये चेंज हो जाएगा हमारे पास। मिस्टर सी जो है, मिस्टर टी, वो कहां से जा रहे हैं, अब डायरेक्शन देखिए नीचे, तो मिस्टर टी यहां मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। किसने बताया, इसने बताया। तो अब मिस्टर टी खड़े कहां होंगे, मिस्टर टी यहां खड़े होंगे और इनको पहुंचना यहां पर है। लेकिन क्या हुआ भाई, लैंड स्लाइडिंग हो गई, रोड टूट गया वाला। अब मिस्टर टी कहां आएंगे, पहले मिस्टर टी यहां मूव करेंगे और फिर यहां तक आने के बाद वो ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। अब वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन में वो पी के अगेंस्ट आ रहे हैं। जब वो पी के अगेंस्ट आएंगे तो वो माइनस क्यू कर रहे होंगे, और जब वो पी के अगेंस्ट आएंगे तो वो माइनस पी कर रहे होंगे। ये आएगा मिस्टर टी का आंसर फॉर पार्ट सी। ठीक है, आगे देखते हैं पार्ट डी। अब पार्ट डी के बारे में जरा आप सोचें कि मिस्टर टी कहां खड़े होंगे, कहां उनको आना होगा। जरा 1 मिनट लगाएं और खुद से स्टार्ट करने की कोशिश करें कि आपको क्या लगता है कि इसका आंसर क्या होगा। सोचें सोचें, कुछ ना कुछ तो आपको पता लग जाएगा कि कहां खड़े हैं वो, कहां जाना है। ऑलराइट, मैं करवा रहा हूं स्टार्ट। अब मिस्टर टी कहां खड़े होंगे, यहां खड़े होंगे। कैसे पता लगा, एरो नीचे आ रहा है, वो यहां से नीचे आ रहे हैं, ठीक है। जहां उनको पहुंचना है, ये डेस्टिनेशन है उनकी। तो पहले उन्होंने ट्रेवल किया क्यू और फिर उन्होंने ट्रेवल किया पी, तो डी पार्ट का आंसर आ जाएगा क्यू प्लस पी, ऐसा ही। और इसी तरह पार्ट ई को ट्राई करते हैं। पार्ट ई में मिस्टर टी कहां जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। कैसे पता लगा, एक्स की डायरेक्शन ऊपर है। अब इसका मतलब है मिस्टर टी यहां खड़े होंगे और यहां पहुंचना है,
तो पहले वो जब इस तरह मूव करेंगे तो वो P के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा -P, और फिर वो Q के भी अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा -Q। तो ये चीज आपको बड़ी अच्छी तरह आनी चाहिए, क्योंकि आगे पास पेपर क्वेश्चंस में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द वेक्टर्स बाय यूजिंग द डायरेक्शन, और कब डायरेक्शन हमारी अपोजिट हो रही है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलें जी, अब ये क्वेश्चन आपको पास पेपर्स में बहुत ज्यादा नजर आएंगे। ठीक है, डायग्राम शोज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम से क्या पता लग गया आपको, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो अगर ये OAA होगा तो मेरे पास B और C भी A होगा, और ये वाला वेक्टर भी मेरे पास B होगा। ये तो आपको समझ में आ गया बाय यूजिंग द वर्ड पैरेललोग्राम। आपको अपना आंसर इन टर्म्स ऑफ A और B देना है, द वेक्टर B एंड C। तो वेक्टर B और C तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूं, दैट वेक्टर B एंड C इज इक्वल्स टू A, जैसा कि डायग्राम पे भी मैंने मेंशन किया हुआ है। पार्ट 2 CA। अब आपको C से A स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट मिस्टर T यहां खड़े हैं, पहुंचना यहां पर है, तो इसका मतलब मिस्टर T ऐसे आएंगे। अब C to A, तो C to A जब ये आएंगे तो ये कवर करेंगे -B, क्योंकि ये B के अगेंस्ट आ रहे हैं। सही है, ये आंसर आ गया। पार्ट 3 O से लेके C जाना है, खड़े कहां भाई मिस्टर T खड़े हैं यहां पर, ये मिस्टर T खड़े हो गए, जाना कहां पर है, C पे जाना है। तो अभी कहां जाएंगे, पहले ही यहां से A पर आएंगे, OA, तो उन्होंने A कवर किया, और फिर ये A से आ जाएंगे C पर, मतलब उन्होंने B कवर किया, तो ये पहुंच गया भाई O से लेके C पर। आप समझ रहे ना, सिंपल आपने एक पाथ को आइडेंटिफाई करना है। इसको मैं कहता हूं पाथ आइडेंटिफिकेशन, कि आप कहां खड़े हो, मिस्टर T कहां खड़े हो, मिस्टर T कहां जाना चाहते हैं, बस आपको ये मालूम करना है। ऑलराइट, आफ्टर दैट पार्ट 4 AB, A से लेके B, तो मैं थोड़ा रब करूं इसको ताकि समझाने में आसानी हो। A से लेके B जाना है भाई जरा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मिस्टर T कहां खड़े होंगे भाई, A पर खड़े हैं, यहां पर खड़े हैं मिस्टर T, और जाना कहां है उनको, यहां जाना है। तो पहले मिस्टर T यूं मूव करेंगे तो A के अगेंस्ट आ रहे हैं, जब A के अगेंस्ट आएंगे तो ये आएगा -A, लेकिन B की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये आएगा +B, ये आया मेरे पास AB। और उसके बाद नंबर 5 BA। BA क्या होगा भाई, स्टार्टिंग पॉइंट, पहले मिटा के देखते हैं भाई इसको। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मिस्टर T का B पर खड़े हैं, यहां पर खड़े हैं, और कहां पर आना है, A पर आना है, तो पहले वो B के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ये हुआ -B, और फिर A की डायरेक्शन में जा रहे हैं +A, ये आया मेरे पास -B +A। ऑलराइट, तो ऐसे आपको पाथ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जब ये पाथ आपको आइडेंटिफाई करना आएगा तो ये आपको काफी हेल्प देगा पास्ट पेपर क्वेश्चंस में। ये हमारी बिल्कुल बेसिक्स हैं, हम इसको पास्ट पेपर्स में जब अप्लाई करेंगे तो वहां पर क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल बढ़ता रहेगा, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ऑलराइट, चलें जी आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक से सवाल उठाए मैंने यहाँ पर। अब ये आपको जो ऊपर पढ़ाया था कॉलम वेक्टर्स, ये वैसे सवाल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। वी हैव द वेक्टर xy प्लस -5 एंड 7 इज इक्वल्स टू 8 एंड -3। इसको हम सिंपल इक्वेशन की तरह सॉल्व करें या मैट्रिसेस की तरह सॉल्व करें, आंसर सेम आएगा। सबसे पहला काम मैं ये करता हूं कि यार ये प्लस है, ये वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैंने एक्स वाई को तो यहीं पे रखा, ठीक है। 8 और -3 अपनी जगह है, क्योंकि -5 और 7 वहां गया तो ये हो जाएगा -5 और 7। अभी याद रखिएगा कि इस ये माइनस चेंज होगा, खाली अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे उसके। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इसको। 8 -5 इट्स 8 + 5 13, -3 -7 इट्स -10। ये आ गया x और y। तो उसने कहा फाइंड द वैल्यू फॉर x, तो x इज 30 एंड y इज -10। ये बना आपका आंसर। ऑलराइट, लास्टली डायग्राम शोज आर क्वाड्रिलेटरल PLMN। अब जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का, उसके हिसाब से हम करेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट LM + MN। आपने इन दोनों को देखा सेम है, जब ये दोनों सेम होंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, LN। ये बना आपका आंसर, ठीक है। दैट इज फर्स्ट पार्ट। पार्ट बी में लिखा हुआ है PN + LP। अब जब मैं ये क्वेश्चन लिखता हूं तो मुझे 90% क्वेश्चन में बच्चे कहते हैं सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे सर ये आपके पास सेम नहीं है। एग्री, मैं मानता हूं, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज कर दूं, पहले मैं LP को लिख दूं और फिर मैं PN को लिखूं, कोई फर्क तो पड़ा नहीं इससे।
आप 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन को फायदा ये हुआ कि अब ये दोनों हमारे पास आ गए सेम, और जब ये दोनों सेम आएंगे तो उसका आंसर आ जाएगा आपके पास ln। ऑलराइट, तो इस तरह आपको सोचना है क्वेश्चन को देखकर, ये ना हो कि बस आपने देखा सेम नहीं आपने छोड़ दिया, अरेंज करके देखना है। लास्ट पार्ट को देखते हैं। लास्ट पार्ट लिखा है ln प्लस nm प्लस mp। ln प्लस nm कितना हो जाएगा, दोनों का सेम है, तो ये आ जाएगा आपके पास ln प्लस mp, दोनों का सेम है तो उसका आंसर आ जाएगा lp। ये बना आपका आंसर। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये वेक्टर्स की पहली क्लास समझ में आई होगी, जिसमें मैंने सारा आपको बेसिक्स कवर करवा दिया। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा पैरेलल वेक्टर, और बल्कि स्टार्ट हम करेंगे थोड़े पाथ वाले क्वेश्चन से, जिसमें आपको यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना होता है, जो हमने ये वाले क्वेश्चंस किए थे। इसमें हम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को उठाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्केलर, मल्टीपल और पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। ये वीडियो देखने के बाद आप बुक की कोई भी एक्सरसाइज, जो बेसिक एक्सरसाइज है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे सारे सवाल हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे, जिसमें हम और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, डिफिकल्ट लेवल बढ़ा के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग वेक्टर्स के।